वेबसाइट बेसिक, वेबसाइट पेन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। एग्जैक्टली वो कैसे, हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हम कोई भी डोमेन या वेबसाइट विजिट करते हैं तो कैसे बैकएंड में पूरा वर्क होता है। सो ये जो कोर्स है ये ध्यान में रख के बनाया है कि जो भी ये कोर्स है वो पूरा का पूरा बिगनर के लिए है, कि जिसको कोई उतना प्रोग्रामिंग नॉलेज या टेक्नोलॉजी का नॉलेज उतना ना हो। तो इसलिए ये कोर्स में हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे जनरली वर्क होता है। सबसे पहले कि व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट अगर मैं बोलूँ कि गूगल.com वेबसाइट है, facebook.com वेबसाइट है, तो वो उसका मतलब क्या हुआ। तो उसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सर्वर, सर्वर क्या है, वो एक टाइप का कंप्यूटर ही है कि जिसके अंदर रैम है, हार्ड डिस्क है एंड वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बस और कुछ नहीं। अगर मैं बोलूँ कि वेबसाइट, तो उसका मीनिंग क्या, कि कोई भी एक कंप्यूटर होगा कि जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, कुछ भी, उसके साथ वेब सर्वर होगा, लाइक अपाची हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये वेब सर्वर क्या करता है कि सब, अब आप मान लो कि आपके पास 15-20 अलग अलग वेब पेजेस है, सबका अलग अलग डेटाबेस है, एक साथ हंड्रेड्स ऑफ यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको पूरा प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जनरली वेब सर्वर का यूज़ करते हैं। वेब सर्वर इज़ लाइक आपका नॉर्मल कंप्यूटर या नॉर्मल जो आप पीसी या डिवाइस हो, उसके अंदर आप अपाची या माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, एनजीएनआईएक्स ऐसे सर्वर्स को इंस्टॉल करते हो, तो उसको वेब सर्वर कह देते हैं। बस यही है। अगर मेरे को अपने लैपटॉप से या अपने पीसी से मेरे को वेबसाइट होस्ट करनी हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ एक डिवाइस चाहिए कि जिसके अंदर रैम हो, जिसके अंदर मेमोरी हो एंड वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो वो हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो दूसरा कि वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है, तो आप में से किसी को पता होगा कि HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम HTML का यूज़ करते थे कि बेसिक वेबसाइट वगैरह क्रिएट करने के लिए, उसमें टैग्स वगैरह होता था। तो वैसे ही और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे PHP हो गया, पाइथन हो गया, रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट है, फिर फ्लटर है। ये सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है कि जिसके मदद से हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ये एक और एस्पेक्ट है कि इसमें भी हम बग्स वगैरह निकाल सकते हैं, ये बात की बात है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ सर्वर एंड नॉट ऑन द क्लाइंट्स डिवाइस, कि अगर आप गूगल.com विजिट करते हो वेबसाइट, तो पूरा का पूरा गूगल.com का जो सर्वर है, जो प्रोसेसिंग है, वो आपके क्लाइंट में इंस्टॉल नहीं है, वो रिमोट सर्वर पे इंस्टॉल है, आप सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हो। ये मेन थिंग है। तो इसलिए यहाँ पे दो चीज़ आ गई कि एक हो गया सर्वर साइड, दूसरा हो गया क्लाइंट साइड। सर्वर साइड यानी जहाँ पे पूरे के पूरे वेबसाइट होस्टेड है, उसमें भी बग्स हो सकते हैं, उनके सर्वर में बग्स हो, वो हो गया सर्वर साइड। दूसरा क्लाइंट साइड, कि हम लोग जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं एज अ क्लाइंट, एज अ एंड यूज़र, तो अगर हम वो यूज़र को मैनिपुलेट कर पाए, यूज़र कुकी स्टील कर पाए, अकाउंट टेक ओवर कर पाए, या वो जो क्लाइंट साइड का जो एरिया होता है, कोडिंग कह लो या जो भी वेब पेजेस है, उसमें अगर बग हो, तो उसको क्लाइंट साइड वर्नेबिलिटी कहते हैं। तो दो हो गया, एक सर्वर साइड एंड दूसरा क्लाइंट साइड। अभी हम देखते हैं कि कैसे नॉर्मली वेबसाइट्स वर्क करता है। अगर आप आपके ब्राउज़र में गूगल.com विजिट कर रहे हो, तो एक्चुअली में वो कैसे रन होता है। तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में गूगल.com सर्च करोगे, वो पहले DNS सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगा। DNS सर्वर क्या है, डोमेन नेम सिस्टम हम इसको कहते हैं। ये क्या करता है कि जो भी वेबसाइट का नेम है, उसको उसके रिगार्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। ये गूगल.com है, उसका आईपी एड्रेस ये है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है। आपको, जैसे जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि गूगल.com को असाइन करना है, facebook.com को असाइन करना है, instagram.com को असाइन करना है, पर जो बैकएंड में पूरा वर्क करता है वो एक आईपी एड्रेस पे वर्क करता है, कि हर एक वेबसाइट का उसका यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए ओवर द इंटरनेट। तो इसलिए इसमें डीएनएस सर्वर का रोल आता है। इनके पास क्या होता है, ऐसा पूरा का पूरा डेटाबेस होता है कि गूगल.com तो 172.217.160.174, facebook.com तो 217 डॉट दिस, instagram.com तो दिस, तो इसके पास पूरा ऐसा डेटाबेस रिकॉर्ड होता है। तो आप एज अगर आप एंड यूज़र हो, तो आपको ये सारे के सारे जो वेबसाइट है, सबका आपको आईपी एड्रेस नहीं पता होगा। अगर मैं आपको, आपका अगर हर रोज़ का गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, जीमेल है, गूगल ड्राइव है, ये सारी वेबसाइट विजिट करनी हो, तो आप सबके ऐसे आईपी एड्रेस याद नहीं रखोगे। तो इसलिए आप क्या करोगे, सिर्फ गूगल.com या gmail.com को ही आप विजिट करोगे,
एंड आपका जो डीएनएस सर्वर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट डीएनएस सर्वर एक गूगल का होता है 8.8.8.8 आईपी पे, कि जो आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करो कोई भी वेबसाइट का तो उसके अकॉर्डिंग आपको आईपी एड्रेस सेंड करते हैं। एंड कुछ कुछ जगह जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो आईएसपी कह लो, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास भी उसका खुद का डीएनएस सर्वर होता है, तो उसके थ्रू भी ये कन्वर्जन होता है, तो डिपेंड्स करता है। देन तो जैसे ही मैंने google.com किया, डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस में देखेगा कि अच्छा google.com तो उसका आईपी एड्रेस है 172.217.160.174। फिर ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके ये जो आईपी एड्रेस है वो ओवर द इंटरनेट इसको सेंड करेगा ये वाले आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फिर क्या करेगा, सपोज मैं अभी इंडिया में हूँ एंड यूएस में गूगल का सर्वर है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो मेरे लोकल एरिया से उसको नेशनल लेवल पे लेके जाएगा मेरे पैकेट को। उसके बाद जो ग्लोबल रीजन पे जो जैसे पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र होता है, वैसे करके यूएसए में या कहीं पे भी जो गूगल का वेब सर्वर होगा उसको ये रिक्वेस्ट जाएगी कि ये जो पर्सन है वो google.com विजिट कर रहा है। गूगल के वहाँ पे सर्वर्स होंगे, वेब सर्वर्स के, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल होती है या सब जो प्रोग्राम्स फाइल होंगे, डेटाबेस फाइल होंगे, वो सारा का सारा उनका पूरा प्रॉपर वेब सर्वर्स होंगे। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। फिर गूगल क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई, तो सपोज google.com है, हाँ तो google.com का जो index.html पेज है वो मेरे को वापस रिटर्न करना है। तो वो जो पेज होगा वो वापस जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा उसके पास, एंड उसके पास से आपको मिलता हुआ डायरेक्ट आपके पास जो क्लाइंट होगा उसके पास ये पेज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये एक जनरल सिनारियो है कि कैसे कोई भी वेबसाइट होती है वो वर्क करती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर आपको ऐसे कोई भी का आईपी एड्रेस फाइंड करना, तो आपको क्या करना है, आपका टर्मिनल ओपन करें, कोई भी विंडोज़, मैक, उबंटू, लिनक्स का, लिनक्स कोई भी हो, आपको पिंग कमांड यूज़ करना है, पिंग स्पेस। अगर मैं google.com करता हूँ तो ये क्या करेगा, आईसीएमपी पैकेट सेंड करेगा एंड उसके लिए ये डीएनएस सर्वर से इसका आईपी फाइंड करेगा। तो आपको मिल गया कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो वो गूगल का है 142 समथिंग, ठीक है। फिर अगर सपोज मैं फेसबुक का करता हूँ तो पिंग facebook.com, तो आपको ये फेसबुक का मिल गया आईपी एड्रेस। एंड जो अगर आपके स्मॉल वेबसाइट होगी या लोकल नॉर्मल वेबसाइट होगी तो उसका क्या होगा, जनरली एक ही आईपी एड्रेस मिलेगा। पर अगर आप गूगल का देख लो तो वो वर्ल्ड वाइड है, तो उसका सिर्फ जो डेटा सेंटर होगा सिर्फ यूएसए में या वहाँ पे नहीं होगा, उसका ग्लोबल ही होगा। तो अगर आप कई बार देखते हो तो google.com की जगह google.in होता है, .us होता है, .ca होता है। तो ऐसे उसके अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वेब सर्वर्स होते हैं एंड वो उसके अकॉर्डिंग आपको आईपी एड्रेस देगा। सपोज आप आपका वीपीएन चेंज करके यूएसए का करते हो एंड देन अगर ट्राई करोगे तो आपको कोई और आईपी एड्रेस मिल सकता है। एंड अगर आप इंडिया में हो एंड फिर ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको कोई और आईपी एड्रेस मिले। पर ये कब, जब वो वेबसाइट बहुत बड़ी हो, उसके पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हो अलग अलग, तो उसके लिए। पर अगर जैसे नॉर्मल वेबसाइट हो, लोकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट हो गई या नॉर्मल शॉपिंग वेबसाइट हो गई, तो उसमें जनरली ऐसा नहीं होता, आपको एक स्टेटी की आईपी एड्रेस मिलता है। सो ये था पूरा कि कैसे एक वेबसाइट वर्क करता है। अभी हम देखेंगे पॉसिबल वे टू हैक अ वेबसाइट, हम कोई भी वेबसाइट को कैसे हैक कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट थिंग, कि जैसा कि मैंने बोला, या तो जो वेब एप्लीकेशन यूज़ हो रही है उसमें बग हो सकता है, या तो जो उनका सर्वर है वहाँ पे बग हो सकता है, या तो जो क्लाइंट साइड पे है वहाँ पे बग हो सकता है। तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि अगर आपका जो वेबसाइट है वो पुराने वर्डप्रेस के वर्जन पे रन कर रहा है, या फिर कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा है, कोई कैंपस मॉडल टाइप का कोई सिस्टम यूज़ कर रहा है कि जो बहुत पुराना वर्जन है, तो ऑब्वियसली उसमें बग्स होंगे, उसमें कोड इंजेक्शन हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह बग्स हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो आपका जो एप्लीकेशन वो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल्ड हो उसमें बग हो। सेकंड, आपका जो कंप्यूटर या वेब सर्वर होगा उस वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रहा होगा एंड उसके साथ और भी सारी एप्लीकेशंस वगैरह रन होती होगी। जैसे मैंने बोला कि एक वेब सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर या पीसी कह लो, डिवाइस कह लो, कि जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगी। मान लो कि आपका लिनक्स का या फिर मान लो आपका विंडोज़ का सर्वर है, तो अभी मान लो कि वो विंडोज़ का सर्वर कुछ पुराने वर्जन्स में इंस्टॉल है,
तो अभी क्या होगा कि कोई भी अगर आपके सर्वर की डिटेल निकाल लेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है उस पर कौन सा वेब सर्वर रन करे, तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो पुराना वाला वर्जन है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल गूगल पे जाऊंगा, वो पर्टिकुलर वर्जन के जो वनरेबिलिटीज होगा वो फाइंड करूंगा और सीधा मैं उसको वेब सर्वर को ही अटैक कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये कहते हैं सर्वर साइड अटैक, क्यों? क्योंकि हमने सीधा उसका मेन सर्वर को ही अटैक किया है, उसमें ही बग निकाला है। एंड अगर आपको कभी सर्वर साइड वर्नेबिलिटीज मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर सर्वर को एक्सप्लोर करते हो तो उसका मीनिंग कि आपका पूरा का पूरी जो वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल हो गया, आप पूरा के पूरे वेबसाइट को इम्पैक्ट कर सकते हो। इसलिए ये कंपेयर टू ज़्यादा सीरियस होता है। फिर वो डिपेंड करता है बग टू बग कि आपको किस टाइप की वनरेबिलिटी मिलती है। देन थर्ड वन इज ह्यूमंस प्रोग्राम और वेबसाइट फॉर एंड यूजर। सपोज आज मैंने एक वेबसाइट बना दी, वो वेबसाइट एकदम लेटेस्ट अपाची वर्जन रन कर रहा है, बैकएंड पे जो ओएस है वो भी एकदम लेटेस्ट वर्जन पे, सब कुछ लेटेस्ट वर्जन पे है। पर जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा फ्रंट यूजर को दिखाने के लिए, जो कोई HTML फाइल ले लो या PHP फाइल ले लो, उसमें मैं बग्स हो या फिर जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक पिंग कमांड था, तो वो क्या कर रहा था, जो फ्रंट एंड पे जो यूजर ने इनपुट दिया था वो इनपुट को ले रहा था एंड बैक एंड पे सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा था। तो बैक एंड पे क्या था कि एक ऐसा पिंग करके सपोज कमांड रन करेगा तो क्या होगा कि ओके, एंड एक फ्रंट एंड पे आपने देखा होता तो एक ऐसा बॉक्स था, तो वो बॉक्स में मैं जो भी वैल्यू रखता ना, वो डायरेक्टली पिंग कमांड के साथ इसको अटैच करके एग्जीक्यूट कर देता था। ये प्रॉब्लम था। पर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसमें अभी बैकएंड की तो कोई गलती नहीं है, सर्वर तो हमारा एकदम लेटेस्ट वर्जन पे रन कर रहा है, सर्वर की कोई गलती नहीं है, जो बैकएंड पे सारे एप्लीकेशन है वो तो सही है। तो ये प्रॉब्लम हुआ क्लाइंट साइड अटैक का, कि जो हमने एंड यूजर को जो फंक्शनैलिटी दी कि सपोज यहाँ पे यूजर एक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि यहाँ पे सिर्फ जो उसका आईपी एड्रेस हो वही यूजर एंटर कर सके, सिर्फ नंबर, एंड वो भी 0 to 255 के बीच में, और वो भी 4 नंबर और बीच में 3 डॉट्स। यूजर को क्या ये वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा कि कोई भी यूजर उसके अलावा कोई कमांड रन करना ट्राई करे, सपोज यहाँ पे ls मैंने रन कर दिया या ऐसा कोई भी और एंटर करे ना, तो ये रिजेक्ट कर दे या फिर ये रिक्वेस्ट जाने ही ना दे। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। पर आप देख सकते हो कि ये इसकी जो प्रॉब्लम हुआ, ये जो वल्नरेबिलिटी, ये इसमें सर्वर की कोई गलती नहीं है, जो वेब एप्लीकेशन की गलती नहीं है, जो क्लाइंट साइड पे जो हुआ वहाँ पे ये मिस्टेक है। तो ऐसे हम बहुत सारे और भी अटैक्स देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे कमांड इंजेक्शन होंगे कि ये क्लाइंट की वजह से हो, पर कुछ कमांड इंजेक्शन सर्वर जो ओल्डर वर्जन रन कर रहा हो या सर्वर में कोई पोर्ट्स ओपन हो गए हो उसकी वजह से भी हो सकता है। सो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे आगे के कोर्स में कि कैसे हम पर्टिकुलर कोई वेबसाइट को हैक कर सकते हैं या कैसे उसका बग्स फाइंड करेंगे एंड ऑल। तो ये था बेसिक ऑफ वेबसाइट की, कैसे वेबसाइट वर्क करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जैसे मैंने बोला था सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हो गया। एंड देन जो जो लैब्स होगी उसमें सारे बग्स वगैरह निकालने का ट्राई करेंगे। सो ये थे पूरा ओवरफ्लो। तो मिलते